अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। हमारी आउटलाइन का सेकंड टॉपिक्स है और इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उनको हम लोग क्लियर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनमें सबसे पहले आती है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड आती है विच इज द इंटेग्रिटी। थर्ड वन इज नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन है अवेलेबिलिटी, जो कि हम लोग ऑलरेडी इन तीनों को हम लोग जो अपनी बेसिक्स थी उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अवेलेबिलिटी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वन आती है वो है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वेरिफिकेशन और ये सब कुछ करना होता है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के मल्टी मेथड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है विच इज द नॉन रेपुटेशन। ठीक है, नॉन रेपुटेशन देखेंगे और देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अपनी रिस्क मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजीज एंड सो ऑन। जितनी भी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आएंगी उन सबको हम लोग जो है वो बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो थी हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जिसको हम लोगों ने पहले भी जो हमारे साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स हम लोगों ने की थी, जो प्रिंसिपल्स थे उनके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बाकी टर्मिनोलॉजीज को आने वाली वीडियोस में अलग अलग डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि डाटा और इंफॉर्मेशन की कोई भी जो सीक्रेट बात होती है, जो प्राइवेसी होती है, जो भी उसकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, सिर्फ वो लोग जो ऑथराइज होते हैं, जिन्हें इजाजत मिली है, वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज लोग या जो भी सिस्टम्स होते हैं उसको डाटा तक पहुंचने से रोका जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट का फोकस जो है ना वो इंश्योर करता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे और मिस यूज ना हो। इसके कुछ हमारे पास की एक्सेप्ट आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के, जिसमें सबसे पहला आता है इंटेग्रिटी। इसका मतलब क्या होता है? डाटा को छुपाना, इंक्रिप्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है? डाटा कंसीलमेंट, डाटा को जो है हम लोग छुपा देते हैं, उसको सीक्रेट रख लेते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज इट? हमारे पास इंक्रिप्शन होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स के पास ही उसे डिक्रिप्ट करने के लिए की होती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक मैसेज है हेलो, मैंने जब मैसेज अपने फ्रेंड को सेंड किया है तो बैकएंड पे क्या होता है कि वो एक साइफर टेक्स्ट के अंदर या उस पर डिफरेंट किस्म के एल्गोरिदम्स अप्लाई किए जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर, जो कि बैकएंड पे कोई हैकर वगैरह इसको पढ़ नहीं सकता है। तो हम लोग उसको जो है वो अपने फ्रेंड को देते हैं, हमारा फ्रेंड जो होता है उसके सिस्टम के अंदर की होती है जो हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है और उसको फिर वो रीड कर लेता है। ठीक है, अब इसके कुछ हमारे पास इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, जिनमें हमारे पास AES यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, RSA एंड DES, जो कि हम लोग अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। आप लोग जाएं और यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अब यह है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर डाटा इंक्रिप्टेड होगा तो अगर वो हैकर्स के हाथ लग भी जाए तो वो उसे समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वो डाटा किसी और अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हुआ होता है। जैसे यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजिंग की ली हुई है। जब आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं तो वो डाटा इंक्रिप्टेड होता है, सिर्फ जो सेंडर और रिसीवर होता है उसे डिक्रिप्ट और रीड कर सकता है, अदरवाइज कोई और बैकएंड पे कोई भी बंदा बैठा है वो इसको रीड आउट नहीं कर सकता। देन हमारे जो नेक्स्ट फीचर आता है हमारा इसके कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर, वो है एक्सेस कंट्रोल यानी परमिशन सिस्टम। एक्सेस का मतलब होता है परमिशन देना कि तुम इस डाटा को ले लो। सिर्फ एक एक्सेस कंट्रोल एक टेक्नोलॉजी होती है जो इंश्योर करती है कि सिर्फ ऑथराइज यूजर ही सिस्टम या डाटा तक पहुंच सके, अदरवाइज नो। अब एक्सेस कंट्रोल की भी टाइप्स होती हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे अलग में पूछा जा सकता है। इसके टाइप में हमारे पास आता है DAC, RBAC एंड मैग। ठीक है, और जो हमारा DAC होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, यानी एक यूजर अपने डाटा के ऑनर होता है। एक जो यूजर होता है वो अपने ही डाटा का ऑनर होता है और डिसाइड करता है कि कैसे इसको एक्सेस देनी है।
उसके बाद हमारे पास रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आता है, जिसमें एक्सेस यूजर के रोल के बेसिस पर दिए जाते हैं। यानी एक एडमिन को ज्यादा एक्सेस होती है, जबकि एक यूजर को एक लिमिटेड, यानी डिपेंड कर रहा होता है यूजर्स रूल्स के ऊपर। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, जिसमें हम मैक बोलते हैं, यानी एक्सेस गवर्नमेंट पॉलिसीज या हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। जैसे एक ऑफिस फाइल में सिर्फ ऑथराइज एम्प्लॉयज ही एक्सेस कर सकता है, और वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। यानी अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनकी कोई सीक्रेट फाइल है, तो सिर्फ और सिर्फ जिस एम्प्लॉय को दी जाती है सिर्फ वही उसको एक्सेस कर सकता है, और उसके साथ भी पासवर्ड लगा होता है और सिर्फ वो उस एम्प्लॉय को ही पता होता है। उसके बाद इसके अंदर अथेंटिकेशन मैकेनिज्म आते हैं, जिसमें हम लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अथेंटिकेशन का मतलब होता है कि यूजर्स की जो भी आइडेंटिटी होती है उसको वेरीफाई करना। ये इंश्योर करता है कि जो यूजर डाटा एक्सेस करना चाहते हैं वो ऑथराइज है या नहीं। इसकी भी कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं अथेंटिकेशन के लिए, जिसमें आता है पासवर्ड बेस्ड अथेंटिकेशन, पिन आती है, बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन आती है, एंड टू फैक्टर अथेंटिकेशन आती है। अगर हम लोग पासवर्ड बेस्ड अथेंटिकेशन की बात करते हैं तो यूजर को अपना यूनिक पासवर्ड एंटर करता है, जो उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। जैसे ईमेल अकाउंट से इसमें उसको पासवर्ड देना पड़ता है, और वो पासवर्ड यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। पिन यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट न्यूमेरिक कोड जो सेंसिटिव अकाउंट को सिक्योर करता है, जैसे एटीएम कार्ड का पिन होता है। ठीक है, इस तरह अब तो कुछ ऐप ऐसी भी आ गई हैं जो पिन कोड मांगती हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास आती बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन। तो बायोमेट्रिक में होता है कि यूजर का फिंगरप्रिंट्स, उसका रेटिना स्कैन यानी आई स्कैन होता है, जो वो फेस रिकॉग्नाइजेशन, इनका यूज किया जाता है बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन में। जैसे मोबाइल फोन का आजकल फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फेमस है, बस एक फिंगर लगाते हैं और हमारा जो पासवर्ड है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद आता है टू फैक्टर अथेंटिकेशन, यानी पासवर्ड के अलावा एक और सिक्योरिटी स्टेप ऐड किया जाता है, जिसे हम ओटीपी या ईमेल वेरिफिकेशन कहते हैं। जैसे जीमेल लॉगिन करने के बाद एक ओटीपी सेंड किया जाता है, या एक उनको लिखा होता है कि आपके ये स्कैनिंग कोड होता है, आप लोगों ने इस कोड को यूज करना है। अगर आप अपने मोबाइल फोन के अलावा उसी ईमेल को या उसी जीमेल को किसी और डिवाइसेस जैसे लैपटॉप में कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते हैं हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी की। इसमें सबसे पहले आती है ईमेल सिक्योरिटी, यानी आपके ईमेल अकाउंट के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, पर्सनल कन्वर्सेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट अटैचमेंट होती हैं। अगर कोई जो अनऑथराइज यूजर आपकी ईमेल तक पहुंच जाए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है। जैसे आप अपने, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने ईमेल को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए सिक्योर करना चाहिए। जब आप ईमेल भेजते हैं तो इंक्रिप्शन इंश्योर करता है कि मैसेजेस सिर्फ इंटेंडेड जो भी रिसिपेंट होता है या सेंडर होता है, रिसीवर होता है, उस तक ही जाए और सिर्फ वो ही उसे पढ़ सके। ठीक है, उसको इंक्रिप्शन को ऑन रख के भेजना होता है। तो अगर इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हैकर आपकी ईमेल पासवर्ड को हैक भी कर ले और आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल किया है, तो उसे ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पास करना होगा। अगर उसके पास ये नहीं है तो वो आपके अकाउंट तक पहुंच नहीं सकता। जैसे अगर मैं अपनी ईमेल की बात करती हूँ तो मैंने वहां पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी अप्लाई किया हुआ है, मैंने पासवर्ड यूजर ने ये सब अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वहां पर मैंने अपनी बायोमेट्रिक भी की हुई, यानी फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, और उसके अलावा जो है ना मेरी ओटीपी कोड भी है। जब तक वो नहीं अप्लाई करेगा, और ऑब्वियसली अगर मेरे सिस्टम से कोई और डिवाइसेस, जैसे मेरे मोबाइल में ईमेल है और मैंने अपने कंप्यूटर पे वहां ईमेल कोई और लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लॉगिन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अपने मोबाइल फोन से यहाँ पर यस नहीं करूंगी तब तक तो वो वहां पर शो ही नहीं होगी। इसी तरह से हमारा जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी के ब्रीचेस हैं, यानी जिसमें हमारे पास जो जितनी भी हमारी प्राइवेसी होती है उसकी वायलेशन के बारे में कह रहे हैं। जैसे एक हैकर जो है ना किसी कंपनी के कस्टमर डाटा लीक कर दें, किसी कंपनी का अगर कोई कस्टमर है अगर उसका डाटा लीक कर दे, तो ये हमारे पास होता है डाटा ब्रीचेस होते हैं। एक एम्प्लॉय है जो अनऑथराइज फाइल को एक्सेस कर रहा है, जिस एम्प्लॉय का जिसकी फाइल्स है
वो बस अपनी फाइल तक ही रहे, नहीं, वो दूसरों की भी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है जो उसके लिए अनऑथराइज है, तो इस चीज में भी हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी के वायलेशन में आ जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई थी कि 2019 में फेसबुक का एक मेजर डाटा ब्रीच हुआ था जिसमें 500 मिलियन यूजर का सेंसिटिव डाटा लीक किया गया था, और इसका मिसयूज, फ्रॉड और आइडेंटिटी थीफ के लिए ही किया गया था। अब हमें इनसे प्रिवेंशन भी तो चाहिए ना, हमें इस कॉन्फिडेंशियलिटी से यानी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ हमें इसकी प्रोटेक्शन चाहिए, इसके प्रिवेंशन चाहिए। तो हमेशा आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट अप टू डेट रखें, अनऑथराइज एक्सेस को डिटेक्ट करने के लिए मॉनिटरिंग टूल्स का यूज करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अपने कॉन्फिडेंशियलिटी को कंप्लीट करते हैं। ये हमारी पहली टर्म्स थी हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी की। तो कॉन्फिडेंशियलिटी हर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक बहुत ही बेसिक पार्ट होता है। ये इंश्योर करता है कि अगर सेंसिटिव डाटा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास रहा जाए जिनके पास उनका एक्सेस होना चाहिए, तो इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का सही तरह से आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर डाटा को सिक्योर बनाने के लिए करना आना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी के ब्रीचेस होता है तो उसके एज ए रिजल्ट में आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जो आपकी प्राइवेसी इन्वेजन्स है, ट्रस्ट खत्म हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी के मेजर्स को आपको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसकी सेकंड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है इंटेग्रिटी, और इंशाल्लाह उसको भी हम लोग इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे।